आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। जैसा अपने पहले डाल्टन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, उसकी संकल्पना को पढ़ा था और उसी के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उनके अनुसार में प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब भार होता है ना। सामान्य रूप से हम भार कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक पदार्थ होता है उसमें भार होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक परमाणु में भी भार होता है। ये भार ही परमाणु द्रव्यमान होता है। और डाल्टन का जो सिद्धांत, अपने दो सिद्धांत पढ़े थे, स्थिर अनुपात का नियम, ये भी भली बात इसे समझाने में समर्थ था कि परमाणु के अंदर में जो द्रव्यमान होता है या परमाणु का अपना भार होता है। इसी प्रकार से क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है और परमाणु दिखाई नहीं देता है, उसका भार ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन था। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करके और परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। अब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो अपन किस प्रकार से निकालेंगे। तो किसी भी पदार्थ का भार निकालने के लिए एक किसी आधार का होना जरूरी होता है। अब आधार जो है वो किससे बनाया जाए, किस आधार पर किसी परमाणु का भार यहाँ पर तोला जाए। जैसे कहा जाए, माना कि अपने पास में कोई खरबूजा है या तरबूज है, और कहा जाए कि इसका भार क्या होगा, और मान लो अपने पास में भार को मापने की कोई चीज़ नहीं है और उसी को अपन एक इकाई मान लेते हैं, तो फिर उसको मान लो अपन 10 भाग करेंगे तो प्रत्येक जो भाग होता है वो अपने आप में एक इकाई हो जाती है। उसी प्रकार से यही सिद्धांत यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए काम में लिया गया। सर्वप्रथम परमाणु को भार का निकालने के लिए जो आधार काम में लिया गया वो ऑक्सीजन का परमाणु काम में लिया गया। तो कहा गया कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसका जो परमाणु भार है उसका उतना ही भाग एक इकाई होती है। अर्थात जिसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो उसका 16वां भाग एक इकाई मान लिया गया। और उसके पीछे कुछ कारण था कि ऑक्सीजन को ही क्यों माना गया और पदार्थों को क्यों नहीं माना गया। तो सामान्य रूप से कि ऑक्सीजन जो था वह अधिकतर तत्वों के अंदर में उपस्थित रहता था, अनेक तत्वों से अभिक्रिया कर सकता था, है ना यहाँ पर। और इस प्रकार से अधिकांश तत्वों के उससे यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान है वह पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ऑक्सीजन को मान लिया गया। परंतु फिर भी कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर उससे परमाणु जो द्रव्यमान है वह परिकलन करना या गणना करना थोड़ा सा असंभव लग रहा था। इस आधार पर फिर 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वह कार्बन 12 जो है वो कार्बन का समस्थानिक है, इसको माना गया। और कहा गया कि कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसका जो एक परमाणु है उसका 1/12वां भाग वह परमाणु द्रव्यमान की इकाई रहेगा। अर्थात जो कार्बन 12 जो समस्थानिक है ना, कार्बन 12 समस्थानिक का जो एक परमाणु है उसका 1/12वां भाग उसको परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में माना गया। और फिर सभी जितने भी तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनका जो परमाणु भार है वो इसको मानक मानते हुए ही प्राप्त किए गए या इसके सापेक्ष प्राप्त किए गए। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कहा गया है कि कल्पना कीजिए एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका वजन 12 इकाई है। 12 तरबूजी का अर्थात उसके 12 भाग, तो यहाँ पर उसके 12 भाग करने पर एक इकाई अपन को प्राप्त होता है। वो उसका इकाई द्रव्यमान या उसको अपन मान लेते हैं कि वो उसका आधार है। इसी आधार पर तत्व का जो
परमाणु भार है वो कार्बन 12 के परमाणु भार के जो द्रव्यमान है उसका 1/12वां भाग के रूप में परिभाषित किया गया। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, अर्थात यह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 1 गुना ज़्यादा है। नाइट्रोजन का 14 है, इसका अर्थ हुआ कि कार्बन 12 जो परमाणु है उसके 1/12वें भाग से 14 गुना अधिक है। इस कारण से नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 माना गया। ऑक्सीजन का 16 माना गया। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि यह कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना अधिक भारी है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 माना गया। इस आधार पर कार्बन 12 को एक अस्तित्व के रूप में मानते हुए और उसके आधार पर किसी पदार्थ का अपन परमाणु भार निकाल पाते हैं। फिर बात आती है ये जो परमाणु होते हैं वो किस रूप में रहते हैं या किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। स्वतंत्र का मतलब एक परमाणु के रूप में वो नहीं रह पाते हैं, या तो वो आपस में एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं या पुंजित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह पाते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, जो संयोजित हो जाते हैं, वो अणु का या आयन का निर्माण करते हैं। ये अणु या अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर के द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अब इसमें दो शब्द अभी आए थे अपने पास में, एक तो अणु और दूसरा आयन। अणु क्या होता है? तो जैसा अभी मैंने बताया यहाँ पर, ये दो या दो से अधिक जो परमाणु है वो आपस में मिलकर के और उनके बीच में रासायनिक जो बंध बन जाता है और वो आपस में जुड़ जाते हैं तो एक प्रकार से यौगिक बन जाता है, अर्थात वो एक अणु बन जाता है। तो दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ने के बाद में वह अणु का निर्माण कर लेते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अब आती बात तत्व के अणु। तो तत्व जो अपने पड़े यहाँ पर, ये उसके जो अणु है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो किसी तत्व के जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा रचित होते हैं। जैसे आर्गन है, एक परमाणु है, हीलियम है, एक परमाणु है, इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व से केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश जो अधातुएं होती हैं, अधिकांश अधातुएं दो या दो से अधिक परमाणु उसमें मिले होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिले होते हैं तो उसी संख्या के आधार पर उनको द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। जब द्विपरमाणुक होता है तो उसे अपन O2 बोलते हैं। और इसी प्रकार से जब वो O3 होता है, यानी 3 परमाणु आपस में मिले होते हैं, तो वह O3 या उसको अपन ओजोन कहते हैं। यहाँ पर ये ओजोन कहते हैं। तो किसी जो अणु होते हैं वह इस आधार पर एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर आर्गन, हीलियम एक परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है ना। यहाँ पर ये द्विपरमाणु होते हैं। फास्फोरस चतुर्परमाणु होते हैं। सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक होते हैं। अब यौगिकों के अणु, अभी अपन ने जैसा कहा यहाँ पर ये कि तत्व के अंदर में, तत्व के जब अणु बनते हैं तो उसमें एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। जब यौगिकों के अणु बनते हैं तो उसमें दो या दो विभिन्न प्रकार के
तत्व मिलकर के या दो अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। इसमें जो तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह यौगिक हैं अणु के रूप में। और इसमें अणु के अंदर में जो अनुपात है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 है, नाइट्रोजन इसमें हाइड्रोजन का 14:3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 है। तो इस प्रकार से अलग अलग पदार्थों के अंदर में अलग अलग प्रकार से होता है। अब बात करते हैं आयन की। जब धातु और अधातु के युक्त जो यौगिक होते हैं या जो तत्व होते हैं वह आवेशित कणों में जब आ जाते हैं तो वह आयन का निर्माण करते हैं। आयन कब बनते हैं? तो कोई परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है या किसी से यौगिकों को ग्रहण कर लेता है, तो दे देता है या ले लेता है, उस स्थिति में वह आयन का निर्माण करता है। यानी कि उस पर जब दे देता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जब ले लेता है तो उस पर जब वह किसी आयन को निकाल देता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जो ले लेता है तब उसमें ऋणावेश आ जाता है। देखिए एक बार इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम है ना यहाँ पर देने वाला होता है, और जबकि क्लोरीन जो है वो लेने वाला होता है। तो जो देने वाला होता है उस पर धनावेश आ जाता है, और जो लेने वाला होता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये जो आवेश आ जाते हैं इसी के आधार पर आयनों का निर्माण होता है। और ये अपन कहेंगे कि जो है आयन वो दो प्रकार के हो जाते हैं। तो धनावेशित जो होते हैं उसको धनायन बोलेंगे, और जो ऋण आवेशित आयन होते हैं उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड के अंदर में Na के यहाँ पर इसमें धनात्मक सोडियम है और ऋणात्मक जो है वो क्लोराइड। अब यहाँ पर जब इसका जब निर्माण हुआ तो सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, तो उसको धनावेश आ जाता है, और क्लोराइड जो है वो ग्रहण करता है, इसलिए उस पर क्लोराइड आयन आ जाता है। तो इस प्रकार से दो न होकर के कभी कभी यहाँ पर ये इसमें दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु भी आपस में मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम व ऑक्सीजन दोनों इसमें घटक होते हैं, ये आयंस के रूप में होते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम व क्लोरीन होता है। अब अपन बात करते हैं, इससे पहले अपन बात करी थी तत्वों के और उनके रासायनिक प्रतीक के बारे में। अब आ जाते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। तो अपन किसी का रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे? तो जैसे आपने कहा यहाँ पर कि यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, वो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, पर उसको किस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाए। वो जो प्रतीकात्मक रूप में लिखना है उसको अपन रासायनिक सूत्र कहते हैं। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं, और इस अभ्यास के लिए हमें तत्व के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की जो संयोजन शक्ति है, संयोजन शक्ति यहाँ पर क्षमता है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के दूसरे तत्व के परमाणु के साथ में किस प्रकार संयुक्त होकर के एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसको ज्ञात करने के लिए हम संयोजकता का उपयोग
करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयुक्तता उनके हाथ अथवा भुजा के रूप में अपन विचार किया जा सकता है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है, मानव की 2 भुजाएं होती है। तो मानव तो अपने हाथों से एक या 2 वस्तुओं को पकड़ सकता है, जबकि ऑक्टोपस के अंदर भुजाएं होती हैं, वो अपनी भुजाओं से एक से लेकर के और 8 व्यक्तियों को या पदार्थों को पकड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये क्षमता है, एक क्षमता के आधार पर ही जो है, एक क्षमता के आधार पर इस सूत्र का निरूपण करते हैं। जैसे माना कि अपने पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ऑक्टोपस को अपन ऑक्सीजन समझ लेते हैं, मानव को अपन एच से निरूपित कर देते हैं। ऑक्टोपस के पास में 8 भुजाएं होती है। वो क्या करता है कि अपनी 2 भुजाओं की सहायता से एक हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन पकड़ लेगा। तो 4 हाइड्रोजन पकड़ लेगा तो सूत्र हो जाएगा OH4। इस प्रकार से इसी सिद्धांत के आधार पर हम यहाँ पर रासायनिक सूत्रों का निर्माण करते हैं। रासायनिक सूत्रों का जो निर्माण करते हैं उसके बनाते समय कुछ बातें अपन को याद रखनी चाहिए। एक तो आयन की संयुक्तता अथवा उसका आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में Ca पहले आ रहा है और ऑक्सीजन बाद में आ रहा है। तो जो Ca है वह धनात्मक धातु होता है और ऑक्सीजन अधातु होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो किसी भी रासायनिक सूत्र जब बनाते हैं तो पहले जो है वो धातु लिखा जाता है और बाद में अधातु लिखा जाता है। या ये कह सकते हैं पहले धन आयन लिखा जाता है और बाद में जो है वो ऋण आयन लिखा जाता है। कभी कभी बहु परमाणु आयन भी होते हैं, है ना, पर उसके आधार पर भी दर्शाने के लिए कोष्टक में लिख करके संख्या को इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये बहु परमाणु है। तो इसमें मैग्नीशियम धातु है, इसको अपन पहले लिख दिया, और OH ये हाइड्रोक्साइड है, इसको अपन बाद में लिख देते हैं, और इस प्रकार से रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। सरल यौगिकों के सूत्र सामान्य रूप से किस प्रकार से सरल यौगिकों के सूत्र बनाते हैं? तो 2 या 2 से 2 भिन्न भिन्न तत्वों के निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। कुछ आयनों की संयुक्ताएं दी गई है, आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय सबसे पहले हम संगठन तत्व के प्रतीक लिख करके उनकी संयुक्ता को लिखते हैं। फिर संयुक्ता को लिखने के बाद में फिर उनको क्रॉस क्रॉस करके और अणुसूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसमें 2 तत्व है, तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर देखा जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्लोरीन, दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके जो संयुक्ता है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की संयुक्ता लिख दी जाती है, और इस प्रकार से क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की संयुक्ता लिख दी जाती है। फिर इसको क्रॉस ओवर करवाते हैं। जब क्रॉस ओवर करवाते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे भी एक और क्लोरीन के भी नीचे एक। जब इनका बस सरल अनुपात निकालते हैं तो एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर इसका सूत्र बन जाता है HCl बन जाता है। आगे देखें हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड के जो सूत्र हैं वो यहाँ पर भी इस प्रकार से बने होते हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र भी इस प्रकार से जो है वो बने होते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें दो तत्वों का है, हाइड्रोजन और सल्फाइड। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो H है और सल्फाइड का जो प्रतीक है वो S है। हाइड्रोजन के नीचे इसकी संयुक्ता 1 लिख दी जाती है और हाइड्रोजन के नीचे इसकी संयुक्ता 2 लिख दी जाती है। फिर दोनों को जब क्रॉस ओवर करवाते हैं तो ये बन जाता है H2S, और इस प्रकार से H2S जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो जाता है। आगे देखेंगे अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन तो यहाँ पर कार्बन का सूत्र तो C है और क्लोराइड का सूत्र जो है वो Cl है। अब दोनों को अपन करेंगे तो दोनों के आधार पर अपन बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन की जो संयुक्ता है वो 4 होती है और इस प्रकार से क्लोरीन की जो संयुक्ता है वो 1 होती है। और अपन क्या करते हैं, जब इनके बीच में यहाँ पर ये क्रॉस ओवर करवाते हैं, तो क्रॉस ओवर करवाते हैं तो इस प्रकार से सूत्र बन जाता है, C के नीचे तो 1 आ जाएगा और क्लोरीन के नीचे 4 आ जाएंगे और सूत्र बन जाएगा CCl4 बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग तत्वों के जो है वो यहाँ पर सूत्र बना सकते हैं। आगे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करना है। तो मैग्नीशियम का जो संयुक्ता होती है वो +2 होती है और इस प्रकार से क्लोराइड की संयुक्ता जो है वो 1 होती है। और इस आधार पर जब अपन बनाएंगे तो यहाँ पर सूत्र जो बनेगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम और Mg, और जब क्रॉस ओवर करवाएंगे तो Mg और Cl2 इस प्रकार से बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन और भी यौगिकों के सरल रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। बहुपरमाणु होते हैं उनके भी इस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम का अपन ने एक लिख देते हैं संयुक्ता, और जो नाइट्रेट है NO3 उसका -1 है। क्रॉस ओवर करवा दिया, क्रॉस ओवर करवाने के बाद में जो बना हुआ NaNO3 बन जाता है। ये जो NaNO3 है वो इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिए यहाँ पर इस प्रकार का सूत्र बनता है। इसमें भी ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की संयुक्ता लिख दी यहाँ पर और क्लोरीन के नीचे यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड की लिख दी यहाँ पर। इसके बाद में इनका अपन क्रॉस ओवर करवाते हैं, तो क्रॉस ओवर करवाते हैं तो हमको CaOH का होल 2 इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों के सूत्रों को लिख सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र इस प्रकार से लिखा हुआ है, अमोनियम सल्फेट का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की आपको इनका अभ्यास करना है।